एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और 4 बजे की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कंगना रनौत की, क्योंकि यूं तो अक्सर कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है, लेकिन हाल ही में कंगना के एक बयान ने उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। बता दें कि कांग्रेस के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने भी भारत को आजादी भीख में मिलने संबंधी एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने कहा है कि कंगना रनौत की उन्हें गिरफ्तार किया जाए, पद्मश्री सम्मान जो उन्हें दिया गया है वो भी वापस ले लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई 24 सेकंड की एक क्लिप में कंगना रनौत को कहते हुए सुना जा सकता है कि 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। नवाब मलिक ने कहा पद्मश्री देने वाले लोगों ने इनको आगे किया है कि आजादी 2014 में मिली, 1947 में आजादी भीख में मिली थी। गांधी जी से लेकर कई स्वतंत्रता सेनानियों का ये अपमान है। कंगना ने जो बयान दिया, हम उस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1947 की आजादी भीख में मिली थी, हमें लगता है स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया गया है। केंद्र सरकार को उन पर मामला दर्ज कर उनसे पद्मश्री सम्मान वापस ले लिया जाना चाहिए, नवाब मलिक ने ये कहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बयान कंगना रनौत ने दिया है, एक निजी न्यूज चैनल के जरिए उन्होंने ये बात कही थी कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख के तौर पर थी, असली आज़ादी जो मिली है वो 2014 के बाद मिली है। तो अपने आप में एक बड़ा और विवादित बयान एक बार फिर कंगना रनौत की तरफ से दिया गया है। कंगना का विरोध भी किया जा रहा है। पहले आपको सुनाते हैं कि किस कदर कंगना के इस बयान को लेकर लोग भी भड़कते नजर आ रहे हैं। देखिए, कंगना रनावत जो है पहले भी कई बार भड़काऊ भाषण देती आई हैं और उनका जो ट्विटर हैंडल है उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी पद्मश्री उन्हें मिला है और उसके बाद उन्हें टाइम्स नाउ पर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उस इंटरव्यू में उन्होंने शहीदों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि 1947 में जो देश में आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। उन्होंने हमारे देश के जो शहीद हुए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपने बलिदान दिया, उनका अपमान किया है। और ये देश के नागरिक, हम लोग सब जनता, आम आदमी पार्टी ये सहन नहीं कर सकेगी। और इस पर मैं FIR दर्ज करा चुकी हूँ और अब इस पे देशद्रोह का मुकदमा होगा, इन्हें जेल भेजा जाए और इनका पद्मश्री जो है वो वापस लिया जाए, सरकार से मांग कर। देखिए, कंगना रनावत जो है, तो ये बात तो तय है कि कंगना रनौत के इस बयान के बाद उनकी कड़ी निंदा की जा रही है और इस तरह का पहली बार बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। पहले भी कई बार इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जो कंगना कह गई हैं, वास्तव में कह सकते हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जितने भी लोग हैं वो इस बात को गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कह दी गई है एक्ट्रेस की तरफ से कि 1947 की आजादी हमें भीख में मिली थी और इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कहा गया है कि जो लोग लड़े थे आजादी के लिए, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन्हें क्या उनके सम्मान की बिल्कुल चिंता नहीं है कंगना रनौत को इस तरह की बात कह देना? क्या एक बार भी कंगना ने सोचा कि वो कह क्या रही हैं? तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सबसे पहले एनसीपी प्रवक्ता प्रवीण कुंठे हैं हमारे साथ और एक्ट्रेस मानवी तनेजा भी हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। प्रवीण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो प्रवीण जी, आवाज मिल पा रही है? प्रवीण कुंठे। चलिए प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही है आपको? मानवी जी शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, संपर्क करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की, समझाने की कि क्या कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो सही है, उसकी क्या गंभीरता को समझ पा रही है कंगना? जो उन्होंने कहा है, उन्होंने सोचा समझा या फिर कह दिया किसी के मुंह में आकर? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि बीजेपी के रंग में या कह दे इतना रंग गई है, या फिर बीजेपी का मोह कह दे कि कंगना रनौत माला जप रही हैं और माला जपते जपते उन्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि आखिर वो कह क्या रही हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि 1947 की आजादी हमें भीख में मिली थी और आजादी जो असल में मिली है वो 2014 में मिली है। हमारे गेस्ट एक बार फिर से हैं हमारे साथ एनसीपी प्रवक्ता प्रवीण कुंठे जी और अभिनेत्री मानवी तनेजा हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से एफएम न्यूज में आपका। आवाज मिल पा रही है आपको?
प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, हालांकि हमने ये देख लिया है कि नवाब मलिक ने कठोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा की है कंगना रनौत की। कंगना रनौत का ये बयान, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या सोचकर लगता है कि कंगना ने ये बात कह दी? देखिए, जिस तरह से कंगना रनौत ने कल का बयान जारी किया, ये पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पूरी तरह से अपमान है। मैं तो उससे आगे जाकर मांग करता हूँ कि तुरंत इस कंगना रनौत पर देशद्रोह का मामला दाखिल किया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए और जो पद्मश्री पुरस्कार देने का काम भारत सरकार ने किया उसको तुरंत वापस लेने की आवश्यकता है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये बयान जारी करने के बाद अभी तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा चूंकि मेल खाता है, इसलिए अभी तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं ने आज तक इसकी निंदा नहीं की है। ठीक है, जिन्होंने कभी देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और जो हमेशा अंग्रेजों के पक्षधर रहे हो, उन्हें आजादी और स्वतंत्रता बेईमानी लगता है। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जैसे नेताओं का अपमान है और तुरंत कंगना। आप कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी आजादी के लिए, उनका अपमान आप इसे मानते हैं। मानवी जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ तो बॉलीवुड के जो सेलेब्स हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं और कितना प्रेम देते हैं, सराखों पर रखते हैं, और ऐसे में कंगना रनौत का इस तरह का बयान और लोगों की भी छवि को खराब करता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी पहले। देखिए, ये जो बयान है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बयान ठीक नहीं दिया, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो होता है वो एक्चुअली बंदा बोलना नहीं चाहता और जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। तो मतलब हर चीज के दो पहलू होते हैं। कई बार आप कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं पर बोल कुछ और देते हैं। लेकिन जो लोगों ने बहुत ज्यादा हमारे सैक्रिफाइस करा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनका जो सैक्रिफाइस है, इनका बलिदान तो नहीं भूल सकते। हमें जो आजादी मिली है वो 1947 में ही एक्चुअली मिली है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने उस वे में बोला हो कि 2014 में जाकर के जो हमारे जब नया हमारी सरकार आई थी 2014 में, तो तब के अब में नहीं, मानवी जी, मैं आपको एक बार मैं आपको वो लफ्ज बता देती हूँ। कंगना रनौत ने कहा क्या? वो कह रही हैं कि जो आजादी हमें 1947 में मिली थी वो भीख में मिली थी। ये शब्द थे उनके। अब इसमें क्या उन्होंने सोचा और क्या वो बताना चाह रही थी, ये तो हम भी समझ नहीं पाए। मैंने इनिशियली आपको यही बोला कि हाँ, मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ, लेकिन अब उन्होंने जो स्टेटमेंट बोली है वो तो यही बेहतर बता सकती है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों बोली। क्योंकि मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगी। आप उनके साथ बहुत बार उठी बैठी होंगी, आप उन्हें करीब से ज्यादा जानती होंगी, तो क्या सिर्फ ये हाईलाइट होने के लिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसे बयान कंगना रनौत दे देती हैं जिसके बाद ये मुद्दे हाईलाइट होते हैं और उसके बाद वो अपना पक्ष रखती हैं, लोग उन पर हमलावर होते हैं और फिर बीच बचाव करके बच निकलती हैं। मैं एक ये बोलना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और कुछ मुंह से निकल जाता है। अगर उन्होंने गलत बोला, मैं कह रही हूँ उन्होंने गलत बोला, वो माफी भी मांगेंगे। ऐसा तो आप कह नहीं सकते। मेरी बात सुन लो, ऐसी पुरस्कार की बात नहीं है। पहले वो माफी भी मांगेंगे, उनको अपोलोजाइज भी करना पड़ेगा इस चीज का। जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए उन लोगों ने। पर ये बात भी हम नहीं भूल सकते कि 2014 के बाद भारत बहुत बदल गया है। अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आत्मनिर्भर हो लोगों ने ऐसे बदतमीज लोगों को पदश्री देने का काम किया, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए तुरंत और देश से माफी मांगनी चाहिए। देश से तो वो माफी मांगेंगी, मैं वही तो कह रही हूँ कि पहले बहुत जरूरी है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी। हो सकता है उन्होंने स्टेटमेंट कुछ और देना चाह रही थी, उन्होंने कुछ और बोल दिया और हमने कुछ समझ लिया। ठीक है, मैं ठीक है मानवी जी, क्या आपको ये लगता है? मानवी जी, एक सेकंड, कुंटे साहब एक सेकंड, मानवी जी, क्या आपको ये लगता है? मैं आप ही की बात को हाईलाइट करूंगी। आपने कहा कि क्या पता वो कहना कुछ और चाह रही थी और उनकी जुबान फिसल गई, कुछ और उन्होंने कह दिया। क्या मोदी सरकार को वो समर्थन देते देते या फिर इतना लीन हो गई कि अब उन्हें अपनी जुबान पर भी या फिर कहेंगे अपने शब्दों पर भी उन्हें नहीं पता, संयम नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है, या फिर जानबूझ के वो हमेशा ऐसा करती हैं?
नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि जानबूझ करके ऐसा करती हैं, पर कई बार वो बोल देती हैं ऐसा स्टेटमेंट। वही होता है ना कि उनका जो स्टेटमेंट बोलना होता है वो बोलना कुछ और चाहती हैं और मिस इंटरप्रेट हो जाता है स्टेटमेंट। तो अब ये तो कंगना जी ही बताएंगी कि वो एक्चुअल में बोलना क्या चाहती थी। मेरे हिसाब से वो ये बोलना चाहती थी कि जो एक्चुअल तरक्की, जो एक्चुअल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट जो हो रही है देश की, वो 2014 के बाद हो रही है। मेरे हिसाब से वो ये कहना चाह रही होंगी कि 1947, एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोली, 1 मिनट। मैडम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है 1947 समर्थन कर रहे हैं, उस पर बयान दे रहा हूं मैं नहीं कर रही। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। मैंने बोला क्या कि कंगना की इस लाइन पे मैं समर्थन नहीं देती हूँ। हो सकता है वो कुछ और बोलना चाह रही हो। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। आप कैसे कर सकते हो, वो ऐसा बोलना चाहती है? लेके 2014 तक क्या तरक्की करी बताना, क्या डेवलपमेंट हुआ? सब कुछ डेवलपमेंट हो गया। इतना मानसिक संतुलन ठीक है, उसको पागल खाने में भर्ती कराइए, आप मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराइए। निर्भर बन गया, बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई। हो सकता है वो गलत बोल रही हो, लेकिन 2014 के बाद हम ये भी नहीं नकार सकते कि भारत आज की डेट में बहुत डिफरेंट भारत है। मानवी जी, आप जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं, हम उससे सहमत हैं। आप बता रही हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, हम उसे नहीं नकार रहे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर अगर आप ये कह देंगे कि जो आजादी 1947 में थी, मिली हमें, वो भीख थी, तो ये डाइजेस्ट करना हर किसी के लिए, हर भारतीय के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि वास्तव में ये है कि जिन लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए, एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा भारत देश जो अंग्रेजों की बेड़ियों में इस वक्त कैद है, उसे किसी भी तरह छुड़वा दिया जाए, उन पर ये सवाल उठाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और खैर, उन्हें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आखिर वो कह क्या रही है और उसका क्या मतलब निकल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह की बात कंगना ने कह दी है, कंगना को सोचना चाहिए। और जो बात कहते वक्त अभी आपने देखा, मानवी जी कह रही थी कि शायद वो कहना कुछ और चाह रही थी और उनकी जुबान से निकल कुछ और गया। हर बात के दो पहलू होते हैं, लेकिन जो पहलू वो हमें समझाना चाह रही थी उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की दो पहलों, भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान में आरबीआई की तरफ से किए गए कार्यों की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ताओं के लिए अहम बात कही है कि इन योजनाओं की शुरुआत करते वक्त उन्होंने कहा लॉन्चिंग के दौरान कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर समेत केंद्र के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। और पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए ज्यादा आसान और ज्यादा सुविधाजनक बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश का सुरक्षित और आसान रास्ता मिला है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। वहीं देश में हिंदुत्व को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग है। अगर हिंदू हो तो आपको हिंदुत्व की क्या जरूरत। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दी है, जबकि हमारी विचारधारा प्यार और भाईचारे की है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दी है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की और प्यार की विचारधारा है, उसे बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हटाया नहीं है, लेकिन उनका प्रोपेगेशन हमारे प्रोपेगेशन से ज्यादा है। उनके हाथ में लाउड स्पीकर है, मशीनरी है। उन्होंने आगे कहा कि विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी, लेकिन आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो विचारधारा है इसे हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं और ये हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर हिंदू हो तो आपको हिंदुत्व की क्या जरूरत और हिंदुत्व को हिंदू की क्या जरूरत। देश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव और राजस्थान में जारी सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस कुछ बड़े बदलावों पर विचार कर रही है। इसे लेकर जल्द ही पार्टी आलाकमान की तरफ से ऐलान होने की भी संभावना है। बताया गया है कि इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के वरिष्ठ प्रेक्षक भूपेश बघेल अगले साल होने वाले यूपी चुनाव के लिए सोनिया गांधी से बात करेंगे। आज सुबह ही 10 जनपद पहुंचकर सबसे पहले कांग्रेस महासचिव और यूपी में पार्टी का चेहरा बनकर उभरी प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी बड़े फेरबदल की पिछले कई दिनों से चर्चा है। एक दिन पहले ही राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मिलने के लिए बुलाया है। इस बैठक में राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा के साथ कैबिनेट में बदलावों को लेकर बात हो सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर निर्णय लिया जाएगा। इसी साल 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इन 3 सालों में पार्टी की खींचतान के कारण कोई फेरबदल नहीं हो पाया है। इससे विधायकों का एक गुट नाराज भी रहा। ऐसे में कांग्रेस इस अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए पायलट समर्थित विधायकों को कैबिनेट में जगह देना चाहेगी। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 5 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अब 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री वाराणसी आ रहे हैं। साथ ही प्रदेश की चुनाव प्रबंधन टीम की बैठक के समापन सत्र में अमित शाह करीब 3 घंटे के मंथन में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की योजनाओं को भी तय करने वाले हैं, जिसके बाद अगले दिन वो राजभाषा विभाग के पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आजमगढ़ जाएंगे और वहां चुनावी शंखनाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे से दूसरे सत्र की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे और इसमें 600 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल रहेंगे। यहाँ अलग अलग चरणों में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चर्चा करने वाला है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से लगती भारत की 15,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा के प्रबंधन में पुलिस बलों की बड़ी भूमिका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 73वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए डोभाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता तटीय क्षेत्रों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक अंतिम पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र तक जाती है। डोभाल ने यह भी कहा कि भारत के 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हर हिस्से में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस बल की है। कहते नजर आए कि सिर्फ वही पुलिसिंग ही नहीं जिसमें आप लोगों को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया गया है, बल्कि इसका भी विस्तार होगा। आप इस देश के सीमा प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होंगे। 15,000 किलोमीटर की सीमा, जिसमें से ज्यादातर हिस्से की अपनी ही तरह की समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि देश में पुलिस बल की संख्या 21 लाख है और अभी तक 35,480 कर्मियों ने बलिदान दिया है। डोभाल ने यह भी कहा कि हम भारतीय पुलिस सेवा के उन 40 अधिकारियों को भी याद करना चाहेंगे जो शहीद हुए हैं। और लोकतंत्र का मर्म मतपेटी में नहीं बल्कि कानूनों में निहित होता है, जो निर्वाचन प्रक्रिया से चुने गए लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। जहां कानून प्रवर्तक कमजोर, भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण है, वहां लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। डोभाल ने कहा कि पुलिस को अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना होगा, जिसके लिए उन्हें देश की सेवा करने के लिहाज से मानसिक सोच की जरूरत है। अगर आंतरिक सुरक्षा विफल होती है तो कोई देश महान नहीं बन सकता। अगर लोग सुरक्षित नहीं तो वो बढ़ नहीं सकते और संभवतः देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपनी तरफ से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की इस दलील को स्वीकार नहीं करेगा कि सभी पेड़ वन नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को मेट्रो के विस्तार के चौथे चरण के लिए जितने भी पेड़ काटने हैं, उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग से ही मंजूरी लेनी होगी। बता दें कि डीएमआरसी ने एक आवेदन दायर किया था, जिसमें मेट्रो रेल परियोजना के चौथे चरण के निर्माण के लिए होने वाले पेड़ों की कटाई के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी गई थी। एरोसिटी से तुगलकाबाद तक 20 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए लगभग 10,000 पेड़ों को काटना होगा। डीएमआरसी की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और बीवी नगरता की पीठ ने कहा कि इस पूरे मामले में समिति है अपनाए गए रुख को स्वीकार नहीं किया है और ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि सभी लगाए गए पेड़ जंगल नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।